हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज हम जो पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में उसके आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने समझा था असेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। तो आज हम उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। जी, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम खर्चे। खर्चा क्या होता है जी? खर्चा होता है, सिंपल। तो अकाउंट में क्या होता है, हम जो भी खर्चा करते हैं अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, हमने ऐसे सारे खर्चे किए जिससे हमें एक इनकम हो सके, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सपेंसेस। हमने जितना भी पैसा खर्च किया, हमने जितना भी पैसा लगाया ऐसे कार्यों में, ऐसी चीजों में जिससे हमें कोई इनकम हो, वो कहलाता है आपका एक्सपेंसेस यानी खर्चा। इट इज द अमाउंट स्पेंड, जो हमने खर्च किया, और कॉस्ट एनक्योर्ड, जो हमें लागत लगी, बाय द बिजनेस इन देयर एफर्ट टू जनरेट इनकम, यानी ऐसे सारे एफर्ट्स, ऐसे सारे कार्य जिसमें आपने कुछ पैसा खर्च किया है, क्या कमाने के लिए? इनकम कमाने के लिए, उसे बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। जैसे कि क्या होता है, अगर हमारा जो ऑफिस है वो हमने किसी बिल्डिंग में ले रखा है, वो बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी थी, तो हम उसका रेंट पे करेंगे। हमारे ऑफिस में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, उनको सैलरी वगैरह पे करेंगे। हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स पता है क्या होता है आपका, जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगर हमारा काम चीजें बनाने का है तो हमने जितना खर्च करा है, मैन्युफैक्चर होता है निर्माण करना, तो निर्माण करने में हमने जितना पैसा खर्च कर दिया वो सारे आपके एक्सपेंस कहलाए जाएंगे। ठीक है जी। तब हमने क्या कर रखा है, कुछ एक्सपेंसेस तो आपके ऐसे होते हैं जो आपने क्या करते हैं, जिनको हम तुरंत पे कर देते हैं। यानी कोई भी घटना जो घटी, आपने कोई भी खर्चा किया, आपने उसको तुरंत पे कर दिया, ऐसे खर्चे आपके पेड होते हैं, यानी पेड इमीडिएटली, आपने तुरंत पे कर दिए। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो आप करते तो हो बट आप उसको इमीडिएटली पे नहीं करते। तो ऐसे खर्चों के लिए अकाउंट्स में एक टर्म यूज की जाती है अलग से, जिसको बोलते हैं अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी ऐसे खर्चे जो आपने किए तो हैं बट अभी तक आपने उसका भुगतान नहीं किया। भुगतान का मतलब होता है अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो एक टर्म मिलेगी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, यानी ड्यू होता है आपको देने तो हैं, ड्यू टू बी पेड, यानी आपको देने हैं बट नॉट पेड, पर वो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं। यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो आप कर तो चुके हो बट अभी तक आपने वो पे नहीं करे, उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो कि मैं आपकी नॉर्मल लाइफ से ही यूज करूंगा। जैसे मान के चलते हैं आप किसी XYZ के पास पढ़ते हो, ठीक है जी। तो यहां पर आपकी जो फीस है वो हर महीने आपकी फीस ड्यू होती है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की फर्स्ट डेट को आपकी फीस ड्यू हो जाती है। ड्यू का यहां पर मतलब है कि आपको हर मंथ फर्स्ट तारीख को, 1 तारीख को अपनी फीस देनी होती है। बट क्या हुआ है, जैसे कि अभी आपका चल रहा है 1 जून आने वाला है, तो आपका 1 जून आ चुका है और आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ रहे हो, आपने अभी तक फीस पे नहीं करी, फीस नॉट पेड, अब तक आपने फीस पे नहीं करी। तो जो पेमेंट आपकी 1 तारीख को ड्यू थी, वो खर्चे जिनकी पेमेंट आपकी 1 तारीख को ड्यू थी, अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो ऐसे खर्चे आपके बन जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी वो खर्चे जो आपको देने तो हैं, जो आप कर चुके हो, जिनका आपको भुगतान करना है, पर अभी तक आपने उसका भुगतान नहीं किया, अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसे खर्चे आपके कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे कि लायबिलिटी क्या होती है। अगर हमें किसी को पैसा पे करना है, यानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को पैसा पे करें, वो सारी चीजें आपकी कहलाती हैं लायबिलिटी। तो जो आपका ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए कहलाएगा करंट लायबिलिटी। अभी करंट लायबिलिटी क्या होती है, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में ही जो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिनको आपको पे करना होता है इन लेस देन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने से कम के टाइम में आपको इनको पे करना होता है। तो आप जो ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो या फिर जो भी आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 1 ईयर वाले, उन सबको आपको पे करना होता है 1 साल से कम टाइम में।
तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस, ऐसे सारे खर्चे जो आपको देने हैं 1 साल से कम के अंदर, वो बन जाती है आपकी करंट लायबिलिटी। तो डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू टू बी पेड, यानी जो आपको देने हैं बट नॉट पेड येट, पर आपने अभी तक आपने इसको पे नहीं किया है, तो ये आपकी कहलाती है करंट लायबिलिटी। अब इसी का अपोजिट पार्ट होता है कि आपने पहले ही पैसे दे दिए, यानी आपने अभी तक खर्चा नहीं किया है बट आपने उसकी पेमेंट एडवांस में ही कर दी है। इसको समझने के लिए भी हम एक सिंपल सा उदाहरण आपकी लाइफ से ही लेंगे। अब कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर ये पॉलिसी होती है कि भाई आपको एडवांस फीस पे करनी है, आपको पेमेंट एडवांस में करनी है। तो अगर आपने ज्वाइन किया, कहीं आप ज्वाइन करते हो इंस्टीट्यूट वगैरह, आपने ज्वाइन किया 1 जून को और आपसे वो 3 जून को फीस ले लेते हैं, और ये फीस जो आपने पे करी है, ये फीस आपके उस पूरे मंथ की है जिसमें आप क्या करोगे, वहां पर जाकर क्लासेस लोगे, वहां पर जाकर आप पढ़ोगे। तो आपने क्या किया है, जो आप एक्सपेंस यानी जो आप चीजें अगले महीने करने जा रहे हो उसकी पेमेंट आपने क्या करा है, पहले ही कर दी है, आप उसकी पेमेंट एडवांस में कर देते हैं। तो ऐसे खर्चे जो आपने अभी तक किए नहीं है, जो अभी तक हुए ही नहीं है, लेकिन आपने क्या करा, उसकी पेमेंट पहले ही कर दी, तो ऐसे सारे खर्चों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का ही मतलब है पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपके मोबाइल फोन में एक सिम होगी जिसे बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले आप रिचार्ज करवाते हो, उसके बाद आप बात कर पाते हो। एक आता है पोस्ट पेड, सुना होगा आपने पोस्ट पेड भी क्या होता है। उसमें क्या होता है, पहले आप बात करो, फिर आपका महीने के आखिरी में एक बिल आता है, आप उस बिल की पेमेंट कर दो। प्रीपेड में क्या होता है, आप पहले उनको पेमेंट करो, पहले आप कंपनी वालों को पैसे दो, यानी रिचार्ज करो पहले आप, फिर आप उसका बेनिफिट ले पाते हो। तो यहां पर भी यही है, पहले आप पेमेंट करो, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी उसके बाद आप खर्चा करोगे। यानी ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट आपने एडवांस में ही कर दी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस, ये खर्चा फ्यूचर में होगा, मतलब ये जो खर्चा आप करने जा रहे हो जिसकी पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है, वो तो फ्यूचर में होगा, बट उसकी पेमेंट आपने क्या करी है, एडवांस ही कर दी है। अब ये बताइए, ये आपके लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है, कोई समझाएगा मुझे। चलो इसको समझने के लिए भी हम एक चीज समझते हैं कि प्रीपेड आपके लिए क्या होता है। आप सब बच्चे अब 11वीं क्लास में आए हो, आप सबको अब बुक्स चाहिए कॉमर्स की। तो आप क्या करते हो, आपके नियर बाय जो भी स्टेशनरी की शॉप होगी आप वहां पर जाते हो और आप उनसे पूछते हो भैया मुझे कॉमर्स की सारी बुक चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सारी कॉमर्स की बुक हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर कर दो तो हम क्या करेंगे, हम आपको बुक्स लाकर दे देंगे। तो ठीक है, आपने क्या करा, आपने उस शॉपकीपर को आपने 500 रुपए एडवांस पे कर दिए, या आपने उसको एडवांस दे दिए। उसने आपको एक टाइम पीरियड दिया, मान के चलो 10 जून, उसने आपको टाइम दिया 10 जून का। तो आप उसके बाद जाते हो 10 जून को, बोलते हो भैया मैंने आपसे बुक्स मंगाई थी, क्या वो बुक्स आ गई हैं? उन्होंने बोला नहीं जी अभी बुक आपकी नहीं आई है। आपको उसने फिर दोबारा दे दिया 2 दिन का टाइम, आप फिर दोबारा क्या 2 दिन बाद फिर बुक्स नहीं आई थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो चुके हैं और आपने अब बुक्स कहीं और से अरेंज कर ली। तो क्या जो आपने उसको 500 रुपए दिए थे, ये 500 रुपए वो रख लेगा, वापस नहीं करेगा आपको? नहीं जी, वो पैसे आपको वापस करेगा, क्योंकि आपने ये जो 500 रुपए जिस चीज के लिए दिए थे, क्या वो हुई? आपने दिए थे बुक्स लाने के लिए, तो क्या वो बुक्स लेकर आया? नहीं, वो बुक्स लेकर नहीं आया। तो ये पैसे जो पर्सन पे करता है उसके लिए असेट्स है, कब तक? जब तक जिस चीज के लिए पैसे दिए गए हैं वो चीज ना हो जाए। और जो रिसीव करता है, जो रिसीवर होता है, उसके लिए बनती है लायबिलिटी, क्योंकि इस पर उसका कोई अधिकार नहीं, इन पैसों पर। अधिकार सिर्फ तभी होगा जब वो आपका किया हुआ कार्य कर दे, यानी जिस चीज के लिए पैसे दिए गए थे अगर वो कर देगा तो ये उसके लिए असेट्स बन जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पैसा जो हमने एडवांस पे कर दिया, ये आपके लिए क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका असेट्स। और ये कौन सा असेट्स है आपका? ये आपका है करंट असेट्स। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक्सपेंस तो आपने समझ लिए, अब हम समझते हैं इसकी जस्ट अपोजिट टर्म जिसको बोलते हैं हम इनकम। हम बात करेंगे इनकम की। तो जी इनकम क्या होती है? आप लोग जॉब वगैरह करते हो आपके सबके घर में, तो सब लोग इनकम कमाते हैं। तो इनकम क्या होगी? जो हम कमाई करते हैं, जो हमने पैसा कमाया, वो हमारी इनकम कहलाती है।
इनकम इज मनी दैट इज अर्न बाय द बिजनेस। यहां बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए इनकम क्या हुई, जितना उसने पैसा कमाया वो सारी इनकम होती है। अब जैसे आपके एक्सपेंस के दो टाइप थे, आपकी इनकम को भी हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वो इनकम हुई जो आपको पहले ही मिल जाएगी, और ऐसे ही एक इनकम वो होगी जो आप कमा तो लोगे पर वो आपको मिलेगी नहीं। तो इनकम आपके जो हमने पेमेंट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी बनाई हमने इसकी। तो पहले कैटेगरी होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने कमा तो लिया है पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। देखिए, जब मैंने आपको समझाया था कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, तब मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी, आप बच्चे थे। अब मैं बात करता हूं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपका XYZ टीचर है, इसने आपको पढ़ाया, इसने आपको टीच किया। अब क्या होगा इसके बाद, जो आप एक्सपेंस करोगे, ये एक्सपेंस जो है वो इस टीचर के लिए क्या होगी, इनकम होगी, क्योंकि आपने खर्चा किया तो टीचर के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी। तो क्या आपने ये जो पेमेंट थी, जो आपकी फीस थी, आपने पे करी? नहीं, आपने तो फीस पे करी नहीं थी। तो जब आपने फीस पे नहीं करी तो इसने रिसीव भी नहीं करी होगी। आपने खर्चा किया, इसकी कमाई हो गई, आपने पे नहीं करी, इसने रिसीव नहीं करी। तो ऐसी इनकम जो हम कमा तो लेते हैं पर वो हमें रिसीव नहीं होती है, हमें वो प्राप्त नहीं होती है, ऐसी सारी इनकम कहलाती है आपकी एक्रूड इनकम। देखिए, इनकम विच हैज बीन अर्नड, ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर लिया है। अर्न का मतलब क्या होता है कि आपने कमा तो लिया है बट नॉट रिसीव्ड येट, पर वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है। यहां पर रिसीव्ड का मतलब है कि आपको अभी तक उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये आपके लिए असेट्स है या लायबिलिटी है, बताइए। एक्रूड इनकम जो हमने कमा ली है तो हमें पैसा मिलेगा ना, और जिस चीज से हमें पैसा मिलता है वो हमारे लिए क्या होती है, वो असेट्स होती है। तो ये आपकी हो जाएगी करंट असेट्स, क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं इसका अपोजिट से, बोलेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस। जैसे प्रीपेड था कि आपने एडवांस पे किया था, तो आपने जिसको एडवांस पे किया होगा उसने एडवांस में रिसीव किया होगा। वही शॉपकीपर जिससे आप दुकान से, जिसकी दुकान से आप बुक लेने गए थे, इस बंदे ने क्या करा, 500 रुपए आपसे एडवांस लिए हैं, आपने 500 उसको एडवांस पे किए, तो ये 500 रुपए इसके लिए क्या कहलाएंगे, शॉप वाले के लिए इसके कहलाएंगे रिसीव इन एडवांस। यानी वो पैसे जो हमने अभी तक कमाए नहीं है, लेकिन हमने क्या करा है, उसकी जो अमाउंट थी उसके पैसे तो हमने पहले से रिसीव कर लिए। तो ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है, जो आपने अभी तक अर्न नहीं करी, बट उसकी पेमेंट आपको पहले ही रिसीव हो चुकी है, उसके पैसे आपको पहले ही क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। तो ऐसी सारी इनकम कहलाती है इनकम रिसीव इन एडवांस। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, क्या हो सकती है, इनकम दैट हैज नॉट बीन अर्नड, ऐसी कमाई जो हमने अभी तक अर्न नहीं करी, हमने अब तक कमाया ही नहीं है, बट अमाउंट ऑफ विच, बट जिसकी अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी हमारी कमाई जो हमने अभी तक करी नहीं है, जो पैसे हमने अभी तक कमाई नहीं बट वो पैसे पहले ही मिल गए हमें, वो सारी कहलाती है आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस। बताया था आपको मैंने, जो एडवांस पे करता है तो उस पर्सन के लिए वो पैसा असेट्स होता है। तो इसने एडवांस रिसीव किया है तो इसके लिए पैसा क्या होगा, इसके लिए कहलाएगा ये लायबिलिटी। और कौन सी लायबिलिटी कहलाएगा आपकी, ये कहलाएगा आपकी करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो भी चीज आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है वो आपकी करंट में आती है, या तो करंट असेट्स होगी या फिर आपकी करंट लायबिलिटी होगी। चलिए अब समझते हैं, आगे एक टर्म होती है, इसे बोलते हैं हम ड्राइंग। जी ड्राइंग क्या होती है, ये ड्राइंग पिक्चर वाली नहीं है जो आप ड्राइंग करते हो, वाली ड्राइंग नहीं है ये। अकाउंट में ड्राइंग का मतलब ये होता है, एक मालिक कौन होता है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर वो बिजनेस में से ही कुछ निकाल ले अपने खुद के यूज के लिए, किसके लिए, अपने खुद के यूज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो यहां पर देखते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ असेट्स या फिर असेट्स दैट हैज बीन विड्रॉन को बोलते हैं निकालना, फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर। यहां पर एक चीज और यूज कर लो, फॉर पर्सनल यूज, यानी वो सारा पैसा, वो सारी असेट्स जो एक मालिक निकाल लेता है अपने बिजनेस में से खुद के यूज के लिए, तो वो कहलाती है आपकी ड्राइंग, वो कहलाती है आपकी ड्राइंग। ठीक है जी,
तो ड्राइंग भी क्या होगी आपकी, समझिए। चलो इसको ड्राइंग को समझने के लिए अभी आपका एक अगला चैप्टर आएगा जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। वहां पर समझते हैं कि आपकी ड्राइंग क्या होती है। अभी इसको छोड़ देते हैं, समझेंगे वहां पर कि ड्राइंग क्या होती है। चलिए अगली टर्म देखते हैं, परचेज। परचेज क्या होता है, परचेज मतलब खरीदना, ठीक है। तो यहां पर हम परचेज का मतलब भी हमारा खरीदना ही होता है, बट हम परचेज एक पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए यूज करेंगे। वो क्या चीज है, परचेज इट इज यूज्ड व्हेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम गुड्स बोलते हैं, और स्टॉक इज परचेज्ड, यानी जब हम गुड्स परचेज करेंगे। ध्यान रखना, बता क्या रहा हूं आपको मैं, अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा तो फिर मैं टर्म यूज करूंगा परचेज। अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मैं फर्नीचर के लिए परचेज वर्ड यूज नहीं करूंगा। परचेज वर्ड आप सिर्फ यूज करोगे जब आप परचेज करोगे गुड्स को, ठीक है जी। अगला देखते हैं, तो हमारा परचेज क्या हुआ वैसे, इनकम या एक्सपेंस। माल खरीदा है, पेमेंट करी होगी, तो ये आपके लिए क्या होता है, ये आपकी होता है एक्सपेंस। चलिए अगली टर्म देखते हैं, अगला आपका सेल है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका काम ही है परचेज करना और सोल्ड करना। तो जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो उसके लिए आपने टर्म यूज करी परचेज। तो सिंपल है, जब आप गुड्स बेचोगे तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स वर्ड यूज करेंगे। तो सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री और गुड्स, यानी आपको सेल वर्ड यूज करना है सिर्फ और सिर्फ जब आपने क्या बेचा हो, आपने गुड्स बेचे हो। अगर आपने गुड्स को सोल्ड किया है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेल्स। अगर आपने फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर के लिए फिर फर्नीचर ही यूज होगा, ना कि सेल्स यूज होगा, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया होगा परचेज सेल क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एक बार। अब आते हैं हम अगला टॉपिक जिसका नाम है गेन। देखिए जी गेन क्या होता है, गेन और प्रॉफिट सुना होगा आपने, लाभ जो होता है। तो गेन और प्रॉफिट में ना छोटा सा डिफरेंस है बस। गेन क्या होता है समझते हैं, गेन क्या होता है। गेन रेफर टू द बेनिफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स अदर देन स्टॉक, यानी आपने स्टॉक के अलावा, यानी आपने अपने गुड्स के अलावा किसी और चीज को बेचा और वहां से आपको कुछ फायदा हो गया, तो उस फायदे को हम बोलते हैं गेन। एग्जांपल लेते हैं, आपने फर्नीचर परचेज किया था, आपने फर्नीचर परचेज किया था सपोज 20,000 रुपए का, आपने इतने में परचेज किया और आप इसको सेल कर देते हो 30 में, आपने इसको 30 में बेच दिया। ध्यान रखना, हमारा बिजनेस तो किसी और चीज का है जिसका होता है बिल, उसको बोलते हैं हम गुड्स, लेकिन हमने बेचा क्या है, हमने बेचा है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है, तो यहां पर हमें एडवांटेज कितने का हुआ, हमें यहां पर बेनिफिट हुआ 10,000 रुपए का। तो इसी 10,000 को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम गेन, ठीक है जी। तो गेन रेफर टू द बेनिफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स अदर देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अलावा किसी और चीज को बेचने पर जो भी आपको बेनिफिट होता है वो सारा आपका कहलाता है गेन। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा टर्म है गेन से। हम गेन के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री को छोड़कर बाकी सब यूज करते हैं। प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट रेफर टू ओवरऑल बेनिफिट। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका तो स्टॉक को बेचने पर बेनिफिट हुआ वो भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर टोटल इनकम की बात होगी। टोटल इनकम में आपने जो माल बेचकर पैसा कमाया वो भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, ये आपका होता है फॉर्मूला क्या निकालने का, प्रॉफिट निकालने का। तो प्रॉफिट इज अ वाइडर टर्म और गेन जो होता है वो छोटी टर्म होती है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। गेन में आप सिर्फ अपने असेट्स को बेचकर, ध्यान रखना असेट्स को बेचकर, लेकिन इन्वेंट्री को छोड़कर, इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करनी है आपको, तो जो फायदा हुआ वो गेन कहलाता है। और प्रॉफिट में जितना भी आपको फायदा हो रहा है पूरे ओवरऑल बिजनेस के अंदर वो सारा इंक्लूड किया जाता है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। देखिए जी, अब बिजनेस होगा तो बिजनेस में लेन देन भी होता है। लेन देन मतलब क्या होता है, आप कोई सामान खरीदते हो, कोई सामान बेचते हो, आप किसी का सर्विस यूज करते हो। सर्विस का मतलब होता है मैंने कोई फैसिलिटी यूज करी किसी की, तो उसके बदले आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसी को बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेन देन। आप दुकान पर जाते हो कुछ सामान परचेज करने के लिए, तो आप क्या करते हो, उसकी दुकान से आप सामान परचेज करते हो, बदले में उसको आप पेमेंट कर देते हो, तो ये कहलाती है आपकी ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इट रेफर टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहां पर लिखा है फाइनेंशियल, इसका मतलब है ऐसी
ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इंक्लूड हो, पैसा यानी मनी इंक्लूड हो, यानी मनी वैल्यू होती है तुम्हारी, वो ट्रांजैक्शन आपकी जो होती है वो कहलाती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दैट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ असेट्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? बाय एंड सेल। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय करना, यानी एक दूसरे के साथ क्या करना, कुछ खरीदना और बेचना, उसे बोलते हैं हम एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ असेट्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पर आप गए, वहां पर आपने क्या किया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, बदले में आपने उसको पेमेंट करी, वो सारी सर्विसेज होती है। हम भी क्या देते हैं आपको, हम भी आपको सर्विसेज देते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई असेट्स नहीं होती है। फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने संसाधनों का, अपने असेट्स का, अपने सर्विसेज का, बदले में हमें कुछ मिलता है, उसके बदले वो आपका पैसा होता है, वो सारी क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो आई होप आपको यहां तक जो भी आपको मैंने समझाया था फर्स्ट वीडियो में इसकी, और जो मैंने आज आपको कराई, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए अभी और भी और भी आपको अभी टर्म्स मिलेंगी, उनको समझेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ना अब ये देखते हैं कि इसमें हम प्रैक्टिकल चीजें कैसे करते हैं, हमें क्या क्या करना होता है अकाउंट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब हम इसी से रिलेटेड जो हमने अभी तक पढ़ा है 2 क्लासेस के अंदर, इसी से रिलेटेड अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है जी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी डाउट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं उस पर अलग से आपकी एक वीडियो बना दूं, वरना फिर मैं आपको उसी कमेंट में आपका रिप्लाई करके और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन बटन दबाना ना भूले, ठीक है। ओके, बाय बाय।